नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने धर्म संवाद के इस कार्यक्रम में हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमने जानकारी समझ कर ली। हमारी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से थी, हमारे विश्वविद्यालय कैसे थे, विश्वविद्यालय का विस्तार कैसे हुआ था, ये हमने समझ कर लिया। इस्लामिक आक्रमणकारियों ने किस प्रकार से हमारे विश्वविद्यालयों का विध्वंस किया, हमारे ग्रंथ जला दिए, और उसके उपरांत जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था हमारे भारत में आई है उसके कारण हमारे देश के, हमारे लोगों का, हिंदुओं का, सनातन धर्म का किस प्रकार से नुकसान हुआ, ये हमने जानकर लिया। मैकॉले प्रणीत जो पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था के कारण आज हमारी प्राचीन जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसका नुकसान कैसे हुआ है, ये हमने जानकर लिया। इसी के बारे में, इस विषय के संदर्भ में हम और अधिक जानकारी आज के इस धर्म संवाद के कार्यक्रम में लेने वाले हैं। मेरा आप सभी दर्शकों से ये अनुरोध है, ये जो महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर चल रहा है और आप इसे जो देख रहे हैं, तो अधिक से अधिक लोगों तक आप इसे पहुँचाने का प्रयास कीजिए। ये जो सत्यता है तो लोगों तक पहुँचाइए। फेसबुक के माध्यम से जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो कृपया वॉच पार्टी करें। जो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं वो अन्यों को शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब भी करें। आज हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने हेतु हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, 1833 में जो अंग्रेज सरकार द्वारा जो चार्टर एक्ट पास किया गया, तो उसका भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर कैसे परिणाम हुआ और ईसाई मिशनरियों ने उनका किस प्रकार से लाभ उठाया, इसके बारे में भी आप हमें जानकारी दें। हाँ कार्तिक जी, जैसे हमने 1813 का एक चार्टर एक्ट देखा था, उसी धरती पर 1833 में भी एक चार्टर एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सम्मत किया था। इस चार्टर एक्ट द्वारा भारत में जो कंपनी के व्यापार करने का जो एकाधिकार था वह समाप्त कर दिया, क्योंकि इसके पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती थी, ऐसे ब्रिटिश ने कानून बनाया था। तो इस एक्ट के तहत कंपनी का एकाधिकार ख़त्म करके विश्व के सभी कंपनियों को भारत में व्यापार के लिए दरवाजे खुले कर दिए थे। निजी व्यापारियों के लिए भी दरवाजे खुले हो गए थे। परंतु इसका प्रत्यक्ष परिणाम क्या हुआ, तो व्यापारियों के नाम पर ईसाई मिशनरियों ने उसका लाभ उठाया। उन्होंने भारत में प्रवेश किया। व्यापारी के आड़ में उन्होंने शिक्षा संस्थान खड़े किए और शिक्षा के आड़ में उन्होंने ईसाई धर्म के प्रसार का काम तेज़ी से भारत में आगे बढ़ाया। इस एक्ट के संशोधन के कारण अन्य यूरोपियन देशों में तथा अमेरिकन जो मिशनरी थे उन सभी को भारत में प्रवेश करने की एक खुली छूट ही इस एक्ट द्वारा मिली थी। अब इसका लाभ अगर मिशनरी उठाए ना तो प्रश्न था, तो इस एक्ट का लाभ उठाकर अनेक यूरोपियन तथा अमेरिकन मिशनरी संस्थाएं भारत में आए। उन्होंने अपने यहाँ पे जड़ जमाए और धर्मांतरण का कार्य बड़े पैमाने पे शुरू किया। इन मिशनरियों की 3 विशेषताएं थी। पहला एक था कि इनका प्रमुख उद्देश्य ईसाई पंथ का प्रचार तथा ईसाई बनाए गए लोगों के द्वारा आगे उनके अपने समाज में प्रचार करने के लिए उनको जो धार्मिक शिक्षा देना है, उसके लिए जो प्रशिक्षण देना है, तो उसकी उपाय योजना या व्यवस्था करना। इस कारण इन्होंने शिक्षा के नाम पर ईसाई धार्मिक शिक्षा शुरू किया और उनके प्रशिक्षण का कार्य भारत में शुरू किया। इनका जो दूसरा उद्देश्य था कि शिक्षा संस्थान में आने वाले हर व्यक्ति ने बाइबल पढ़ना ही चाहिए, ऐसे उन्होंने अनिवार्य करना। और बाइबल पढ़ने के लिए उन्हें पहले अंग्रेज़ी के हिसाब से साक्षर होना आवश्यक था और इसलिए बाइबल पढ़ने के लिए अंग्रेज़ी शिक्षा और वो शिक्षा की व्यवस्था के माध्यम से धर्मांतरण, इस तरह से इनका मिशनरियों का कार्य शुरू हो गया। और भारत में स्थानिक भाषाओं में प्रचार किए बिना स्थानिक लोगों का,
स्थानिक जो अशिक्षित या गरीब अनपढ़ लोग थे उनका धर्म परिवर्तन करना संभव नहीं था। यह जब मिशनरियों के ध्यान में आया तो इन्होंने फिर भारतीय भाषाओं के केंद्र चालू करके उसके माध्यम से शिक्षा चालू करना शुरू किया। बाइबल को स्थानिक भाषा में भाषांतरित करके छपवा कर बांटना शुरू किया और अपने धर्मांतरण का षड्यंत्र उन्होंने चालू रखा। और तीसरा जो इनका ध्येय था मिशन का कि स्त्री शिक्षा के द्वारा धर्म प्रसार। इन्होंने क्या किया कि स्त्री शिक्षित होना चाहिए, इस उद्देश्य से स्कूल नहीं खोला था। तो स्त्री को शिक्षा के लिए हम स्कूल में बुलाएंगे, उसके माध्यम से उनको हम अंग्रेजी सिखाकर बाइबल पढ़ाएंगे या स्थानिक भाषा सिखाकर उनको स्थानिक भाषा में बाइबल सिखाएंगे और उनका धर्मांतरण करेंगे। और इसके लिए उन्होंने लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए अलग शिक्षा खोलना प्रारंभ कर दिया। अब इस कालावधि में अलेक्जेंडर डफ, इसने उच्च शिक्षा के बहाने ईसाई शिक्षा प्रणाली पर ही एक बड़ा अपना काम किया था। मई 1830 में चर्च ऑफ स्कॉटलैंड से जो भारत में आकर धर्म प्रचार करने वाले प्रथम ईसाई मिशनरी था, उसने अंग्रेजी माध्यम से आधुनिक विषय की शिक्षा देने के लिए जुलाई 1830 में कलकत्ता में सर्वप्रथम स्कॉटिश चर्च कॉलेज की स्थापना किया था। कलकत्ता में उसने अनुभव किया था, उसने देखा था कि मिशनरियों के अथक प्रयासों के बावजूद भी वहाँ के जो सवर्ण हिंदू थे जिनका समाज पर प्रभाव था, वे ईसाई धर्म की तरफ आकृष्ट नहीं हो रहे थे। तो उसने एक त्रिसूत्रीय शिक्षा मिशन बनाया। उसके अंतर्गत उसने भारत की जो अंग्रेज सरकार की शिक्षा नीति थी उसमें परिवर्तन, ईसाई चर्च द्वारा दी गई जो शिक्षा थी उसको मिशनरी कार्य की मान्यता देना और सवर्ण हिंदुओं में शिक्षा के माध्यम से ईसाई विचार का प्रवेश करना, ऐसे उद्देश्यों को लेकर उसने अपना कार्य प्रारंभ किया। तो यह डच आने से पहले जो एक फ्रेंच मिशनरी आया था जहाँ एंतान दिबुआ, जहाँ एतोन ने, इसके ये डफ मिशनरी के पहले जो एक फ्रेंच मिशनरी आया था जहाँ एंतोन दिबुआ, वह 1823 में पौंडीचेरी में, मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर क्षेत्र में उसने भारतीय वेशभूषा धारण किया था और ईसा मसीह के जो गॉस्पेल वो लोगों को सुना कर थक गया, हार गया और उसने यह सोच लिया कि अब भारत के जो नागरिक है वो ईसाई के रंग में रंगना असंभव है। यह सोचकर वह थक हार कर पेरिस लौट गया था। परंतु यह डच मिशनरी वह थका नहीं, हारा नहीं, उसने नया नया षड्यंत्र बनाकर भारतीयों को ईसाई के रंग में रंगाने के लिए प्रयास शुरू किया और यह सब करने में डफ को सफलता हासिल हुई। शिक्षा के माध्यम को लेकर जो चालू एक विवाद था, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद, उसको जब भारत में उग्र होते हुए देखा तो जो तात्कालिक ब्रिटिश गवर्नर था विलियम बेंटिंग, उसने अपने जो काउंसिल का एक विधि सदस्य था लॉर्ड मैकाले, उसको लोक शिक्षा समिति बंगाल क्षेत्र का एक प्रधान नियुक्त करके उसे इस भाषा संबंधी जो विवाद चल रहा था उसके ऊपर अपना विवरण पत्र यानी अपना एक अहवाल प्रस्तुत करने के लिए कहा था। 2 फरवरी 1835 में मैकाले ने अपना जो विवरण प्रस्तुत किया था, अहवाल प्रस्तुत किया था, उसमें उसने भारतीय भाषा और भारतीय साहित्य के ऊपर तीखी आलोचना करते हुए कहा था कि यह भाषा पिछड़ी है, गलत है और उसने आंग्ल यानी अंग्रेज़ी जो पाश्चात्य भाषा है उसका जो साहित्य है उसकी प्रशंसा करके अंग्रेज़ी भाषा में शिक्षा होनी चाहिए, इसका समर्थन किया था। तो 1835 के विवरण में लॉर्ड मैकाले ने अपने क्या विचार रखे थे वो हम समझ लेंगे। लॉर्ड मैकाले ने अपना जो अहवाल दिया था और उसमें जो उसने विचार रखे थे, उसने क्या लिखा था कि उसने भारतीय साहित्य या दर्शन शास्त्र था एवं ज्ञान था उसके विरोध में अपना अभिमत लिखा था और पश्चिमी ज्ञान एवं उनकी जो भाषा, उनका साहित्य था, उनके समर्थन में उसने अनोखे तर्क दिए थे।
प्रत्यक्ष में मैकालो ने भारतीय भाषाओं में जो उपलब्ध ग्रंथ थे उसको पढ़े बिना ही तथा संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किए बिना ही विज्ञान की जो शिक्षा थी उसको संस्कृत या भारतीय भाषा में ना सिखाकर अंग्रेजी माध्यम से सिखाने का उसने प्रबल समर्थन किया था। उसकी दृष्टि में भारत का जो देशी भाषाओं में साहित्य था वो साहित्य और साहित्यकों में वैज्ञानिक शिक्षा जो पाश्चात्य देशों की थी वो देने की क्षमता ही नहीं, ऐसा उसने तर्क उसमें लिखा था। उसने संस्कृत और अरबी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का पुरजोर विरोध भी किया था और अंग्रेज़ी भाषा का गुणगान करते हुए उसने यह लिखा था कि अंग्रेज़ी भाषा में जो साहित्य अब तक इंग्लैंड में उपलब्ध है वह 300 वर्ष के संपूर्ण विश्व के समस्त भाषाओं का जो उपलब्ध साहित्य है उससे कहीं अधिक मूल्यवान है। देखो आपने भाषा के साहित्य को झूठा गौरव कैसे दे रहा है वो। और आगे वह लिखता है कि मैकालो के अनुसार यूरोप में एक अच्छे पुस्तकालय की अगर कोई अलमारी है तो अलमारी का एक जो खाना है उसमें रखा जो अंग्रेज़ी साहित्य है वह संस्कृत और अरबी के संपूर्ण देशी साहित्य के तुलना के बराबर है। यानी इंग्लैंड के कबर्ड के एक जो कंपार्टमेंट है उसमें का जो उनका अंग्रेज़ी साहित्य है वह संपूर्ण संस्कृत और अरबी साहित्य के तुलना में बराबर है, ऐसे उसने अपना रिमार्क दिया था। इतना हास्यास्पद रिमार्क उसने दिया था बिना भारतीय साहित्य का अध्ययन किए भी और बिना संस्कृत के भाषा का अध्ययन किए बिना उसने ये सब लिखा था। मैकालो ने भारतीय आयुर्विज्ञान, ज्योतिष्य, इतिहास और भूगोल इस पर करारा प्रहार करते हुए लिखा था कि भारतीय धर्म ग्रंथ अंधविश्वास और मूर्खतापूर्ण तथ्यों से भरे पड़े हुए हैं। उसने लिखा था कि प्रचलित देशी भाषाओं में साहित्यिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान का अत्यंत अभाव है। उसने कहा था कि ये साहित्यिक और ये इतना अविकसित और गंवारू है कि इन्हें बाह्य ज्ञान के भंडार से संपन्न किया नहीं जा सकता। वे लिखते हैं कि इनके साहित्य में गधे के छूने पर शरीर को कैसे पवित्र करे या बकरी को मारने का पाप का प्रायश्चित किन वेद मंत्रों से द्वारा किए जाए, ऐसे सब विचारों से, अंधविश्वासों से इनके ग्रंथ भरे पड़े हुए हैं। आयुर्विज्ञान के सिद्धांतों को जो एक अंग्रेज नालबंद का अपमान करेंगे, ज्योतिष शास्त्र जो एक अंग्रेजी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले लड़कियों में हंसी पैदा करेंगे, इतिहास जिसमें 30 फुट ऊंचे बादशाह और 30,000 वर्ष लंबा शासनकाल इसके बारे में लिखा होगा, भूगोल जिसमें घी के दूध के समुद्र होंगे ऐसे लिखा होगा, क्या इन सब को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी सरकार या ब्रिटिश सरकार खर्च करके इनको प्रोत्साहन देगी? ऐसा प्रश्न उसने उपस्थित किया था। और इसलिए अंग्रेज़ी भाषा का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार लैटिन और ग्रीक भाषाओं से इंग्लैंड का पुनरुत्थान हुआ उसी प्रकार अंग्रेज़ी भाषा के कारण भारत में भी पुनरुत्थान होगा। मूलतः भारत के धार्मिक ग्रंथों में, इतिहास में, आयुर्विज्ञान में क्या लिखा है वो जाने बिना, वो क्यों लिखा है, किस संदर्भ से लिखा है, उसका अर्थ क्या है, उसका भावार्थ क्या है, यह सब जाने बिना ही उसने यह सब अपनी टिप्पणी किया था। यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आज भी भारतवासी स्वयं अंग्रेजी शिक्षा के लालायत है, ना कि अरबी, फारसी तथा संस्कृत पढ़ने के लिए हमें दिखाई दे रहा है। ये उसी उनके षड्यंत्र का परिणाम है कि भारत आज उनके मानसिक गुलामगिरी में है, ऐसे हमें दिखाई देता है। अंग्रेजी शिक्षा यहाँ शासक और शासित इसके बीच में अच्छा संपर्क स्थापित कर सकती है। यानी जो अंग्रेज सरकार चला रहे हैं, जो प्रशासन सरकार देख रही है और जो नागरिक है उनको जोड़ने का कार्य अंग्रेजी शिक्षा करेगी।
यह स्वार्थी उद्देश्य से उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा शुरू किया था। भला ही स्थानिक शिक्षा परकीय भाषा में ज्ञान देने में समर्थ होगी कि नहीं, इसका विचार किए बिना यह भारत पर थोपा गया था। मैकाले के शिक्षण व्यवस्था का उद्देश्य यही था कि ऐसे पुरुष वर्ग तैयार हो जो ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी स्वामी भक्ति को बनाए और उनके दास्यत्व स्वीकार करे और उनके चाकरी करने में स्वयं को धन्यता माने। वे ब्रिटिश शासन को चलाने में ब्रिटिश को सहायक हो और इस दृष्टि से यह शिक्षा व्यवस्था लाने का उनका उद्देश्य था। वह पाश्चात्य शिक्षा में सीखा हुआ भारतीय रंग रूप से तो भारतीय हो, किंतु वेशभूषा, बातचीत और चिंतन और विचारों से वो अंग्रेज बने, इस उद्देश्य से यह शिक्षा व्यवस्था थोपी गई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग, इसने मैकाले के विचारों से सहमति प्रकट की और सहमति प्रकट करने के बाद जो घोषणा पत्र आया उसमें से प्रमुख 4 बातें उभर कर सामने आई। पहली बात, भारतीय भाषा, भारतीय साहित्य, दर्शन शास्त्र, विज्ञान एवं ज्ञान हर तरह से पश्चिम के तुलना में बौना है, यह उनको दिखाने का था। पश्चिमी भाषा एवं ज्ञान यह विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, यह भारतीयों पे अंकित करना यह उनका निश्चय हुआ था। भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, ना कि उनकी स्वभाषा या स्थानिक भाषा होना चाहिए। और भारत की जो विशाल जनसंख्या है उसको सरकारी संसाधनों से शिक्षा हम दे नहीं सकते हैं और इसलिए निजी शिक्षा क्षेत्र को भारत में बढ़ावा देने का एक कार्यक्रम उन्होंने तय किया था। मैकाले का विवरण तथा राजा राम मोहन राय का जो अंग्रेजी शिक्षा का आग्रह करना, इसका जो पत्र था, इस कारण विलियम बेटिंग ने 7 मार्च 1835 को एक आदेश जारी करके उसने यह कहा था कि ब्रिटिश सरकार का महान उद्देश्य भारतीयों में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान को प्रोत्साहन देना है। शिक्षा पर व्यय की जाने वाली जो राशि है वह केवल भारत में अंग्रेजी शिक्षा पर ही कंपनी खर्च करेगी, अन्य भाषिक शिक्षा पे खर्च नहीं करेगी। यानी एक तरह से अंग्रेजी भाषा की शिक्षा पद्धति को उन्होंने राजकीय और आर्थिक संरक्षण उन्होंने प्रदान किया था। ईसाई मिशनरियों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया और उसका समर्थन किया, क्योंकि इस माध्यम से उन्हें शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश करके उनकी मिशनरी एक्टिविटीज़ को बढ़ाकर धर्मांतरण करने के सभी मार्ग खुले हो गए थे। 1844 में लॉर्ड हार्डिंज, इसने घोषणा किया कि अंग्रेजी स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ही सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। अब यह जो प्रलोभन का गाजर भारतीय समाज के सामने रखा, इसका परिणाम क्या हुआ कि हर स्थान पर अभी अंग्रेजी शिक्षा चालू होने की जो अड़चने थे वो दूर होकर अंग्रेजी शिक्षा संस्थान स्थापित होना शुरू हो गया। तो इस प्रकार लॉर्ड मैकाले के षड्यंत्र के अनुसार भारत में शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का प्रारंभ हुआ। निजी शिक्षा का निजीकरण होकर निजी शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से ईसाई मिशनरियों ने भारत में प्रवेश किया। ईसाई मिशनरियों ने स्कूल और कॉलेज खोलकर इन संस्थाओं को अपने धर्म परिवर्तन का माध्यम बनाकर, अपनी चर्च संस्थाओं को सक्षम और सुदृढ़ बनाने का माध्यम बनाकर उनका अपना कार्य शुरू किया। और अंग्रेजी शिक्षा सीखने वालों को सरकारी नौकरी में देने का जो प्रलोभन दिया, उसके कारण एक मध्यम वर्गीय, धन की लालसा में, अर्थार्जन की लालसा में जो समाज था वो अंग्रेजी शिक्षा की तरफ मुड़कर सरकारी नौकरी यानी अंग्रेजी की चाकरी की तरफ मुड़ा और एक नया मध्यम वर्गीय समाज का निर्माण भारत में हुआ। तो ऐसा ये जो मैकाले का षड्यंत्र था, उसके दूरगामी परिणाम आज हम भारत में यह देख रहे हैं कि आज भी भारत के लोगों को अंग्रेज़ी बोलने वाला, चाहे वो गलत बोले चाहे टूटा फूटा बोले, उसको वो बड़ा मानते हैं। और कोई स्वभाषा में कोई विद्वत्पूर्ण बात करे तो उसको हीन माना जाता है। तो ऐसी मानसिकता स्वतंत्रता भारत में 70 साल के बाद भी है। तो षड्यंत्र के जो जहरीले फल है वो आज तक हम भुगत रहे हैं। हमें इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है कार्तिक जी, और इसके लिए हमको संगठित प्रयास करना ही होगा।
सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, अभी आपने जो हमें इस चार्टर एक्ट के बारे में बताया, तो इससे हम सभी को ये बात स्पष्ट हुई होगी कि किस प्रकार से ये एक्ट आने के कारण केवल ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं तो अन्य सभी कंपनियों के लिए एक रास्ता खुल गया था भारत में प्रवेश का, और उसी के कारण भारत में मिशनरियों के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार और धर्म परिवर्तन बढ़ गया। तो ये हम सभी को ध्यान में आया होगा। मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि भारत में मुसलमानों की स्वतंत्र शिक्षा और मुस्लिम राष्ट्रवाद का प्रारंभ के संदर्भ में अंग्रेज़ों के कालखंड में क्या हुआ, वो भी हमें विस्तृत रूप से बताएं। जैसे मैंने अभी बताया कार्तिक जी कि अंग्रेज़ी शिक्षा के माध्यम से जो शिक्षा लेगा उसको सरकारी नौकरी में प्रावधान मिलेगा, ऐसा जो एक सरकारी धोरण अंग्रेज़ों ने डिक्लेयर किया, उसका एक बड़ा प्रभाव मुसलमानों पर भी पड़ा था अप्रत्यक्ष, उसके बारे में हम जान लेंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन भारत में शुरू हो गया और मुग़लों के शासन को भारत से हिंदुओं ने उखाड़ कर फेंका था, तो उस समय मुसलमानों के मन में यही भावना तीव्र थी कि अंग्रेज़ी अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, और इसलिए मुसलमान अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा में आगे जाने के लिए टालते थे, अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा लेने के लिए टाल रहे थे। मुल्ला और मौलवियों ने मुसलमानों को यह कह करके उकसाया था कि परंपरागत मुस्लिम मकतब और मदरसों की शिक्षा ही उनके लिए लाभदायक है। 1857 के संग्राम के बाद मुसलमानों ने यह अनुभव किया था कि अंग्रेजी शिक्षा के अभाव में वे सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में असमर्थ हैं, परंतु कुछ हिंदू जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे वे सरकारी नौकरियों में जा रहे और वे आगे जा रहे, और उनकी तुलना में मुसलमान पिछड़े रह जाएंगे। और यह जब मुसलमान के पिछड़ेपन का विचार आया तो सर सैयद अहमद खान इसने मुसलमानों को अंग्रेज़ी शिक्षा लेने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुसलमानों को समझाया कि आपको अंग्रेज़ी सीखना होगा, पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान इसका अध्ययन करना होगा, आपको अंग्रेज़ी के इसमें जो नौकरी की सुविधा है उसमें आपको प्रवेश करना होगा। और 1871-72 में गवर्नर जनरल के आदेश पर भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया। भारत सरकार यानी ब्रिटिश कंपनी सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया था, और जिसमें मुसलमानों में अंग्रेज़ी शिक्षा प्रसार करने के तरीक़ों पर उन्होंने उसमें कुछ प्रकाश डालकर बातें लिखी थी। अब इस दिशा में ठोस कार्य करने हेतु सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करके मुसलमानों के लिए अंग्रेज़ी शिक्षा के द्वार खोलने का एक कदम उठाया था। और अर्थात यही कॉलेज आगे चढ़कर स्वतंत्र भारत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से वह अभी जाना जा रहा है, और अभी तो प्रत्यक्ष अलगाववादी गतिविधियों का एक केंद्र बना हुआ है, हम अभी देख रहे हैं। तो इन संस्थाओं ने मुसलमानों का अंग्रेज़ी शिक्षा के माध्यम से एक शैक्षिक विकास करने का प्रयास किया, और इस माध्यम से उन्हें एक संगठन की भावना उत्पन्न करने का भी निमित्त बनी, ऐसे समझ में आता है। और ये जो सर सैयद अहमद के जो कॉलेज थे, इनके माध्यम से मुसलमानों में मुस्लिम राष्ट्रवाद को भी जन्म दिया है, यह भी ध्यान में आता है। तो इस प्रकार से मुस्लिमों की अंग्रेज़ी शिक्षा और मुस्लिम राष्ट्रवाद का एक प्रवास ये ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के कालावधि में शुरू हुआ था। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो मार्गदर्शन अभी हमने किया और जो बातें हमें यहाँ पर बताई, तो उससे यह बात हमें स्पष्ट हो गई कि उस समय में यदि मुसलमान अंग्रेज़ी शिक्षा अगर नहीं लेता है तो उन्हें नौकरियाँ नहीं मिलेगी। इस डर के कारण उनके लिए सर सैयद अहमद खान जी ने अलीगढ़ में मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, और उस माध्यम से उनको अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रसार भी किया, और इसी के कारण बाद में मुसलमानों को अंग्रेज़ी शिक्षा देना शुरू हो गया। मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि वर्तमान शिक्षा तथा
चरित्र की स्थिति क्या है, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी कार्तिक जी, वर्तमान शिक्षा तथा उसके चरित्र की स्थिति के भी बारे में हम अभी जान कर लेंगे। मैकलो ने एक चिट्ठी लिखी थी और यह चिट्ठी बहुत ही मशहूर हुई थी। इस चिट्ठी में मैकलो लिखता है कि हम जो शिक्षा पद्धति भारत में लागू कर रहे हैं, अंग्रेज़ी शिक्षा को लागू कर रहे हैं, तो इस कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे भविष्य में निकलेंगे, दिखने में ये बच्चे तो भारतीय होंगे मगर दिमाग से वे अंग्रेज होंगे। दिमाग से अंग्रेज होंगे यानी उनके चिंतन की प्रक्रिया, उनके विचारों की प्रक्रिया अंग्रेज़ों जैसी होगी। उसने चिट्ठी में लिखा था कि इन बच्चों को अपने स्वयं के देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इन बच्चों को अपने संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इन बच्चों को अपनी संस्कृति परंपराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा, उनको अपने मुहावरे भी मालूम नहीं होंगे। और जब ऐसे बच्चे इस देश में है तो भला ही अंग्रेज यहाँ की सत्ता छोड़कर वापस चले जाए, तभी भी भारत से अंग्रेजियत नहीं जाएगी, यानी अंग्रेज़ों की जो विचारधारा है, अंग्रेजी की जो संस्कृति परंपरा है, वह यहाँ पर काम करेगी। किस तरह का उसने भविष्य का विचार करके रखा है, हमें समझ के लेने की आवश्यकता है। और आज हम उस चिट्ठी में लिखी जो सच्चाई है, उसकी वास्तविकता को हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। आज हमारे बच्चों को अपनी मातृभाषा में बोलना नहीं आता, और बोलना है तो बोलने की शर्म आती है। अंग्रेज़ी में बोला तो दूसरे पर रौब पड़ता है, और इसलिए अपनी मातृभाषा छोड़ के अंग्रेज़ी बोलने को एक बड़प्पन यहाँ पर मिला हुआ है। प्रत्यक्ष में भारत के ये शिक्षित अनपढ़ जो लोग हैं, उनका यह तर्क है कि अंग्रेज़ी भाषा यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। प्रत्यक्ष में दुनिया में 196 देश है, और 196 देशों में केवल 11 देशों में अंग्रेज़ी बोली, पढ़ी और समझी जाती है, और जिसका दशमलव 6% भी पूरा नहीं होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो फिर अंग्रेज़ी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा कैसे? इतना सादा प्रश्न इन शिक्षित अनपढ़ों को समझ में नहीं आता है। यही बड़ा दुर्दैव हम भारतीयों का है। अगर शब्द यानी वोकैबुलरी के दृष्टि में अगर हम अंग्रेज़ी का अध्ययन करते हैं तो अंग्रेज़ी भाषा यह समृद्ध नहीं तो अत्यंत दरिद्री भाषा है, और अंग्रेज़ी भाषा में अन्य सभी भाषाओं से अनेक शब्द आए ऐसे हमको दिखाई देता है। उनके स्वयं के शब्द ही नहीं, शब्द भंडार ही नहीं उनका। अब अंग्रेज़ जिन बाइबल का ये प्रसार करना चाहते हैं और जिन बाइबल के आधार पर वो धर्म प्रसार, धर्मांतरण करना चाहते हैं, मूलतः वह बाइबल भी अंग्रेज़ी भाषा में नहीं था। ना ईसा मसीह अंग्रेज़ी भाषा में बोलते थे, मगर जो स्वभाषा और स्व इसका ही अभिमान नहीं रखता है, जो अंग्रेज़ी का अभिमान रख रहे हैं, वो अंग्रेज़ी ना ईसा मसीह की भाषा थी ना बाइबल की थी, तो बाइबल की और ईसा मसीह की अमरिक भाषा थी। मगर समय के कालचक्र में अमरिक भाषा ही विलुप्त हो गई थी। तो जो समाज, जो ब्रिटिश अपने मातृभाषा से ही कटा हुआ है, या जो समाज अपने मातृभाषा से ही कट जाता है, उसका कभी भला नहीं होता है, यह उसने देखा था। और मैकॉले की यही रणनीति थी कि भारतीय लोग अपनी मातृभाषा से कट जाए, अपनी संस्कृति परंपरा से कट जाए, और वे पाश्चात्य भाषा और पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ जाए। तो उसमें अंग्रेज़ों का स्वार्थ और भारत का नुकसान होने वाला था। यह रणनीति से ही मैकॉले कार्य कर रहा था। इतना ही नहीं तो स्वतंत्रता के बाद भारत के जो विद्यमान सरकारें हैं, उन विद्यमान सरकारों ने, चाहे केंद्र के हो या प्रांत के हो, उन्होंने स्थानीय भाषाओं में, मातृभाषाओं में चलने वाले स्कूलों को बंद करा कर उन्होंने अंग्रेज़ी माध्यमों के स्कूलों को, कॉन्वेंट को यहाँ पर बढ़ावा दिया है। आज भारत के उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय में जनता जो जानती है, उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में संवाद नहीं होता है, तो उच्च सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेज़ी की भाषा में ही संवाद होता है। और इसलिए सर्वसामान्य जनता न्यायालय में क्या चर्चा चल रही है, उनके पक्ष में चर्चा चल रही है, उनके विरोध में,
यही जान नहीं सकते तो उनको न्याय मिल रहा है या अन्याय हो रहा है यह भी नहीं जान सकते। ऐसे एक विदारक स्थिति भारतीय न्याय व्यवस्था की बना के रखी है। इतना ही नहीं तो बड़े बड़े जो आस्थापन है, जो बड़े बड़े कार्यालय है, IAS IPS के जो बड़े बड़े लोगों का जो आपस में बोलकर या लिखित कम्युनिकेशन होता है वो सभी अंग्रेज़ी में होने के कारण सर्वसामान्य जो भारत की 70% अनपढ़ जनता है उसको भारत में क्या चल रहा है वो समझ में ही नहीं आता है। अब ऐसे शिक्षित अनपढ़ समाज अगर निर्माण करके भारत में रखा है तो भारत का तो भविष्य कठिन ही है, ऐसे हो रहा है। और सबसे महत्व की बात है कि भारतीयों का चरित्र गिराने के लिए अंग्रेज़ों ने एक बड़ा षड्यंत्र किया था। 1758 में कलकत्ता में उन्होंने पहला शराब खाना भारत में खोला और इस शराब खाने में पहले केवल अंग्रेज़ी जाते थे और तब तक भारत में शराब और शराबी की इतनी प्रचलन भी नहीं था। और आज भारत के कोने कोने में गली गली में अंग्रेज़ी और देशी शराब के शराब खाने खुले हैं और अधिकतर लोग आज शराब की दुकानों में जाके दिखते हैं। ये जब कोरोना का संकट आया था तो भारत में मंदिर खुले, भारत में दुकानें खुले, इसके लिए अभियान नहीं चला। तो भारत में शराब खाने खोले जाए और उससे राजस्व मिला जाए, इसलिए सरकार और जनता दोनों की मांग आकर सबसे पहले शराब खाने खोले गए। ऐसी आज भारत की विदारक स्थिति है। 1947 में 3.5 हज़ार शराब खानों को सरकार का लाइसेंस मिल चुका था और आज लाखों शराब खानों को सरकार चला रही है। ऐसे विदारक स्थिति है। ये भारत सरकार का चरित्र है और शराब पीने कर भारतीय नागरिकों भारत के नागरिकों का जो चरित्र हनन हो रहा है वो अलग हो रहा है। तो इस तरह से भारत के नागरिकों का चरित्र निर्बल बनाने के लिए जैसे शराब खाने खोले गए वैसे 1760 में भारत में पहला वेश्याघर अंग्रेज़ों ने खोला था। कलकत्ता के सोनागाछी इस क्षेत्र में यह वेश्यालय खोला था और लगभग 200 स्त्रियों को ज़बरदस्ती इस काम में अंग्रेज़ों ने लगाया था। आज अंग्रेज़ भारत से जाने के बाद वर्तमान में लगभग 20,80,000 माता बहनें, स्त्रियां दुर्भाग्यवश इस गलत काम में लिप्त है, ऐसा सरकारी आंकड़ा, सर्वे का आंकड़ा बताता है। वर्तमान परिवेश में माय हिंदी इज़ अ लिटिल बिट वीक, ऐसा अंग्रेज़ी में बोलना यह एक स्टेटस सिंबल बन रहा है। जैसे मैकाउले चाहता था कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाए या संस्कृति को हीन समझे, वैसे ही भारत में हो रहा है। अब भारत में हिंदी और इंग्लिश की मिक्स हाइब्रिड इंग्लिश भी अभी बाज़ार में आ चुकी है। इंग्लिश भाषा का प्रचार हो रहा है। क्या ऐसा नहीं लगता कि इस व्यवस्था के कारण हिंदुस्तान की अवस्था, हिंदुस्तान के नागरिकों की अवस्था धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ऐसे होते जा रही है। अंग्रेजी जीवन में ना तो भारतीय पूर्ण रूप से सीख पाए, ना उसमें उसके रंग में रंग पाए, क्योंकि वह विदेशी भाषा है। और हिंदी वो सीखना नहीं चाहते क्योंकि हिंदी बोलने से बेइज्जती होती है। अब हिंदी ना सीखने के कारण हिंदी व्याकरण के दृष्टि से ढंग से ना लिख पाते, ना बोल पाते हैं। तो इस तरह से ना अंग्रेज़ी ठीक ना हिंदी ठीक, ऐसे एक हाइब्रिड एक कौम यहाँ पे निर्माण होने की प्रक्रिया हो रही है। हमने अपने बच्चे की पढ़ाई अंग्रेज़ी विद्यालय में ही करानी है, क्योंकि वह जो अभी होड़ लगी है नौकरी की, व्यापार की या सीखने की, उसमें वह कहीं पीछा न रह जाए। इसलिए हर माता पिता अपने बच्चे को अंग्रेज़ी विद्यालय में ही दाखला कराना चाहता है। और दूसरी बात है कि अंग्रेज़ी न जानने वाला आज बेरोजगार रहता है, ऐसी एक भावना समाज में होकर रखी है। परंतु स्वयं रोजगार के जो संसाधन है, यह संसाधन ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां खत्म कर देंगी, तो फिर नौकरी के नाम पर अंग्रेज़ी की तो गुलामी तो ये अंग्रेज़ी शिक्षित लोगों को तो करनी होगी। तो क्या हमें ये सब स्वीकार है
क्या हम ये दास्यता, गुलामी हम स्वीकार करेंगे? या यदि हिंदी भाषा ही या भारतीय भाषा पढ़ने के बाद अगर हमारी समाज में उपेक्षा ही होना है, हम उपेक्षा के पात्र ही बनने वाले हैं, तो क्या हमारा नवयुवक आगे के समय में हिंदी सीखने के लिए आगे आएगा? हमारी मातृभाषा सीखने के लिए वो आगे कदम बढ़ाएगा? शायद इसका एक ही उत्तर है कि वर्तमान परिवेश में हमारे पूर्वजों ने जो हमारे सामने उच्च आदर्श स्थापित किए हैं, उस आदर्शों का अनुकरण करके उस आदर्श को हमको पुनर्स्थापित करना होगा। हमें स्वामी विवेकानंद का जो स्व है, वो स्व को हमें धारण करना होगा, और क्रांतिकारियों का जो देश है, वो दोनों को जोड़कर स्वदेशी के संदर्भ में एक बड़ी क्रांति हमें करना होगा। स्वदेशी कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए हमें एक नई सामाजिक क्रांति के लिए हमें प्रयत्नरत होना होगा। चाहे भाषा हो, चाहे खान पान हो, हमारी संस्कृति हो, हमारी परंपरा हो, हमारी शिक्षा हो, हमारी न्याय व्यवस्था हो, हम सब अपनी स्व संस्कृति, स्व परंपरा का अनुनय करेंगे, ऐसा प्रण हमें करना होगा। आज हमारे सामने पैसा यह चुनौती नहीं है, बल्कि भारत के चरित्र का निर्माण, जो हमारा चरित्र पतन हो चुका है, उसका चरित्र का निर्माण करना, यह चुनौती हमारे सामने है। इसकी रक्षा करना और उसे वापस पुनर्स्थापित करना, इसके लिए हमें प्राथमिकता देनी होगी। और इसलिए मैकॉले ने यह जो षड्यंत्र किया है, ये षड्यंत्र उजागर करके हर विद्यार्थी, हर शिक्षक, हर IAS IPS ऑफिसर, हर राजनेता, चाहे वो ग्राम पंचायत से हो या सांसद तक के हो, हर राजनेता तक ये षड्यंत्र पहुंचाकर उसका पर्दाफाश हमें करना होगा। शिक्षा के माध्यम से ईसाई मिशनरी चर्च संस्थाओं को कैसे जड़ जमा रहे हैं, और जड़ जमा लिया है 100-200 वर्ष में, और इस माध्यम से उन्होंने धर्म प्रसार करके धर्मांतरण का कैसे षड्यंत्र किया है, उसके बारे में ये सभी को सतर्क करके चेताकर उनको इसका ज्ञान कराने की आवश्यकता है। ये षड्यंत्र को ध्वस्त करने के लिए हमको स्व शिक्षा पद्धति, स्व गुरुकुल पद्धति, स्व भाषा में शिक्षा पद्धति, मातृभाषा में शिक्षा पद्धति, स्व संस्कृति, स्व परंपरा, स्व इतिहास, इन सब को लेकर नए पाठ्यक्रम का उदय करके नए शिक्षा नीति को भारत में लागू करने की आवश्यकता है। और यह नई शिक्षा नीति भारत के पुनरुत्थान का कदम होगा, भारत के नवनिर्माण का कदम होगा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का यह कदम होगा, भारत को विश्वगुरु बनाने की यह एक पहल होगी, और इसके माध्यम से हम पुनर्वैभव प्राप्त करेंगे। ऐसी स्थिति हमें निर्माण करना है। आओ अब हम सब मिलकर यह प्रण लेते हैं, यह शपथ लेते हैं कि हम सब अपनी स्व शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा, स्व संस्कृति, स्व परंपरा, इनका ही अनुनय करेंगे, स्वदेशी का अवलंबन करेंगे, इनकी पुनर्स्थापना करेंगे, और इसके माध्यम से भारत को जो गंवाया हुआ जो गौरव है उसको पुनश्च प्राप्त कर देंगे। यही शपथ लेने के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो ये विषय अभी हमारे सामने रखा है, तो इससे हम सभी को ये बातें अभी ध्यान में आई होगी कि किस प्रकार से लॉर्ड मैकॉले के कारण हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा सब नष्ट हो गई, और इस शिक्षा पद्धति के कारण, आधुनिक शिक्षा पद्धति के कारण आज हमारे जो बच्चे हैं वो भले ही अंग्रेज़ यहाँ से निकल गए, परंतु अंग्रेजियों के ही गुलाम बनकर रहे हैं, यह हमें यहाँ पर स्पष्ट हुआ। और इसी को अगर हमें दूर करना है तो जैसे अभी बताया गया, तो हम सभी को एकत्रित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, और हमारी जो प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, सनातन धर्म की शिक्षा व्यवस्था है, उसे हमें फिर से हमारे देश में लाना होगा। इसके लिए हम सभी संगठित रूप से, एकत्रित रूप से प्रयास करेंगे। मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम सुनते समय यदि आपके कुछ विचार हो, आपके कुछ सुझाव हो, तो आप अवश्य हमें चैट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। और यदि आप इस कार्य में सहभाग लेना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर
आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। हम निश्चित रूप से आप सभी तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। कल भी हम इसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने आने वाले हैं, तो रात को 9 बजे आप दोबारा हमारी प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था इस मालिका में आप अवश्य ये देखने का प्रयास कीजिए। अभी हम आज के इस धर्म संवाद के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ, इसलिए उनके ही चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज के कार्यक्रम में हम यहीं पर रुकेंगे। नमस्कार।